अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज मेरे साथ जनाब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो आज इनसे कुछ मैंने कहा गुफ्तगू करते हैं, बड़े दिन के बाद इनसे वक्त मिला, मसरूफ़ आदमी हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कितना अर्सा हो गया आपको खोसा साहब की नफ़रत का निशाना बने? मेरा ख्याल है ये 2012 से सफ़र शुरू हुआ। खोसा साहब की नापसंदीदगी का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। अच्छा। तो बाकी ज़ाहिर है 11 अक्टूबर 2018 को मैं माज़ूल हुआ अपने ओहदे से। 2018 जी, अक्टूबर 2018 जी। नहीं, उसके तो फिर वो आपका केस जो था वो मेरा ख्याल लास्ट हियरिंग उसकी कब हुई? ये मेरा केस तो अक्टूबर 2018 में ही मैंने फ़ाइल किया था और जो इसकी आखिरी समाअत हुई थी वो तकरीबन लगभग 1 साल हो गया, 13 जून 2022 को। 13 जून 2022 को 1 साल हो गया कि उसकी फिर हियरिंग नहीं हुई। नहीं, एक्चुअली हुआ तो ये ना कि वो सज्जाद अली शाह साहब जो हैं उनका टेन्योर था, आखिरी उसमें थे। नहीं, वो इंतज़ार किया गया कि वो रिटायर हो जाएं और फिर उसके बाद से उसमें 2 जज साहिबान थे। एक 13 जून को इत्तफाक से वो जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब थे, उनकी तबीयत नासाज हो गई और उस दिन केस टेकअप नहीं हुआ। और फिर वो तकरीबन 4-5 दिन के बाद वो तशरीफ़ ले आए। तो मैंने फिर चीफ जस्टिस साहब को ये दरख्वास्त दी कि जी ये 13 जुलाई को ये रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले मेरा केस फिक्स कर दें। लेकिन वो नहीं हुआ। वो फिर 13 जुलाई को वो रिटायर हो गए। उसके बाद 13 अगस्त को सज्जाद शाह साहब रिटायर हो गए। तो उसके बाद भी मैंने दरख्वास्तें दी कि नया बेंच बनाया जाए और मेरा केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर जनवरी में इसी जनवरी में मैंने फ़ैसला किया कि अब मज़ीद कोई दरख्वास्त नहीं देनी। तो मतलब कैसा लगा? आप जज की कुर्सी पे बैठे होते थे, लोग इंसाफ के लिए आपको चीखते थे। अब जब आप खुद इंसाफ लेने के लिए पहुंचे और इंसाफ मिलते मिलते आप अपने ओहदे से रिटायर भी हो गए, कैसा लगा पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आपको? देखिए, अदालती निज़ाम तो मैं तो जज बनने से पहले 23 साल की मेरी वकालत थी और उसमें से 10 साल की सुप्रीम कोर्ट की वकालत थी। तो मैं तो ज़ाहिर है बतौर जज भी बहुत ज़्यादा कुड़ने वाले जजेस में शुमार होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे ज़्यादा डिस्पोजल थी और मैं केसेस को अननेसेसरी जो है वो एडजर्न नहीं करता था। ज़्यादा से हुआ तो कहता अच्छा जी सुबह आप आ जाएं। तो वकला साहिबान को थोड़ा सा इस हवाले से गिला भी होता था। लेकिन हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, मैं उसका हिस्सा होते हुए अभी भी बतौर वकील ज़ाहिर है उसका मैं हिस्सा हूँ, इसको शदीद किस्म की और बहुत ज़्यादा ओवरहालिंग की ज़रूरत है। ओवरहालिंग? हाँ। ओवरहालिंग से आपकी क्या मुराद है? ओवरहालिंग से मतलब वकीलों के सफ़ेद कोट सिलवा दें, क्या करें? नहीं, उस ओवरहालिंग से मुराद ये है कि एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का एक बिल्कुल नया फार्मूला उस पर होना चाहिए और बिलखसूस जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उसमें लाइक जिस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन है इस तरह का होना चाहिए। और मतलब पिक एंड चूज का इख्तियार ना हो। चीफ जस्टिस की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। टोटली इंडिपेंडेंट वो एक चीज़ हो। उसमें आप साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को, साबिक जज साहिबान को मेंबर तैनात कर सकते हैं। बाकी इसी तरह 1-2 बाकी जो टेक्निकल आस्पेक्ट्स वाले होते हैं वो भी तैनात हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ देना बुनियादी तौर पर रियासत का काम है, लेकिन बदकिस्मती से अदलिया में तो दूसरे तीसरे मरले के ऊपर जाके केस इंसाफ हमारे रियासत की तरजीहात में नहीं है। अब तरजीहात का अंदाज़ा आपको से लगाया जा सकता है कि आप अपने बजट में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए क्या एलोकेट करते हैं। और फिर ज़ाहिर है जो कुछ आप जो कोर्ट्स मौजूद भी हैं, मसलन अब इस्लामाबाद की आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देख लें,
इस्लामाबाद का आइडिया कंसीव करने वालों ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कभी कोर्ट्स की भी ज़रूरत महसूस होगी। वो कमर्शियल एरिया में इस वक्त भी मौजूद है और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद 2010 में 2007 लेकिन आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो शरअ दस्तूर पे आ गई ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, वो उसमें भी मेरी एफ़र्ट्स बड़ी शामिल थी। जगह लेना, डिज़ाइन करवाना, उसकी तामीर का करवाना, जब तक मैं था वो शेड्यूल के मुताबिक उसकी तामीरात चल रही थी। वैसे ये भी BRT बन गया था, सेकंड BRT इस्लामाबाद के अंदर उस वक्त फिर उसमें थोड़ी कितनी वैसे कितनी आपने जब शुरू किया तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी उस वक्त? अभी मुझे याद नहीं। अच्छा, कितनी होगी फिर भी? नहीं, मैं ऐसी वो तो जब अब ये कंप्लीट हुई है उसमें कितना आप समझते हैं कि ओवर मुझे इतना पता है कि ये अगर ये शेड्यूल पे नवंबर 2018 पे कंप्लीट हो जाती और तो जो इस वक्त कास्ट पड़ी है उससे मतलब 3/4 कास्ट ज़्यादा पड़ी है अब। 3/4 कास्ट और उसमें से अभी एक ब्लॉक भी कम है जो बार के लिए था, कैफेटेरिया था, उसमें लिटिगेंट रूम था, बाकी उसमें मस्जिद थी, वो पूरा एक ब्लॉक इन्होंने उसमें से हटाया भी है। अच्छा, हाँ, तो वो उसके बावजूद वो जो था वो नवंबर 2018 में इसको कंप्लीट होना चाहिए था। चलें, किसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर जो है ना किसी तफसीली आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो शौकत साहब, आपकी एलिवेशन कैसे हुई आपकी? और तो मुझे याद पड़ता है जब आप बतौर पिंडी बार के सदर थे, रावलपिंडी हाई कोर्ट बार के जी, तो जस्टिस रमदे साहब का और इफ्तिखार चौधरी साहब का बेंच था, तो आपकी तो बड़ी शदीद लड़ाई हुई थी वहाँ पे और बड़े गुस्से में आप भी और उधर से भी जस्टिस रमदे भी। तो आपकी एलिवेशन कैसे हो गई? ये वैसे ना मैं आपको हकीकत बताऊं, ये मेरे लिए ख़ुद भी एक सरप्राइज़ ही था। हुआ ये कि मैं एक दिन सुप्रीम कोर्ट बेंच नंबर 1 में एक केस करके मैं जा रहा था, तो मैं जब पिंडी क्लब के पास पहुंचा तो मुझे डॉक्टर फ़कीर हुसैन जो उस वक्त रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका फ़ोन आया जी कि आपको चीफ साहब बुला रहे हैं। चीफ साहब इफ्तिखार चौधरी साहब। अच्छा, इत्तेफाक से उस दिन जो केस था जिसमें हियरिंग थी, उस दिन भी कोई थोड़ी सी तलखी वाला माहौल वो थोड़ी नहीं काफ़ी थी बन गया था। अच्छा, मैं खैर वहाँ से वापस हुआ तो मेरे जहन में ये था कि मेरा लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो जाना। हाँ। खैर मैं जब उनके कमरे में हाज़िर हुआ तो चैम्बर में, तो खैर उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिले। तो मुझे कहते हैं यार तुम्हारी बड़ी डिमांड है। अच्छा, मैं ये समझा शायद बतौर वकील कह रहे हैं, तो मैं कहा सर बस कोशिश करता हूँ कि अपने। कहते नहीं नहीं वो तो है ही है, वो तो हम सारे इस बात पे हैं, और जो सबसे बड़ी बात तुम्हारे हवाले से है कि इंटेग्रिटी वाला। कहते नहीं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि ये बंदा हमें दें, इसको एलिवेट करें लाहौर हाई कोर्ट में और इधर से इस्लामाबाद के लिए भी। तो हमने ये सोचा है कि ख्वाजा शरीफ साहब थे उस वक्त लाहौर? नहीं, एजाज चौधरी साहब। अच्छा, एजाज चौधरी साहब। तो आपको इस्लामाबाद में कर। अच्छा, मेरे लिए अब ये बहुत ही अजीब सी खबर थी। मैंने कहा सर मेरा तो फाइबर ही नहीं है जज वाला, मैंने जज नहीं बनना। सर बड़ी मुश्किल से अभी मैं आके वकालत के उस स्टेज पे पहुंचा हूं जहां पर मुझे कुछ 4 पैसे मिलना शुरू हुए हैं, वो भी मेरा आधा काम तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही होता था। तो कहते नहीं 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 ये तो हमने डिसाइड कर लिया है और बस सिर्फ मैं आपको इतला बता रहा हूँ। मैं कहा सर मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, 4-5 फैमिलीज़ का है सारा सिलसिला और बड़ी हम्बल हमारा वो है बैकग्राउंड, तो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं ये अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात है, फिर अगर हम ऐसे वैसे लोगों को कर देते हैं तो आप लोग ही फिर एतराज़ करते हैं, तो बस नो मोर डिस्कशन। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा सर अब ज़ाहिर है आपने एक चीज़ मुझे सिर्फ कन्वे की है,
तो मेरी भी एक गुजारिश है। तो कहते हैं हाँ बताएं। मैं कहा सर मैं चलें इसको करें, लेकिन मेरी एक ये गुजारिश है कि आप समेत कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान मेरे काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। खैर वो उठे, कहते मेरे गले लगो। मुझे उन्होंने गले लगाया, कहते हैं मैंने कोई 150-200 जज बनाया है, किसी ने मुझे ये बात नहीं की। तो तुम्हारी हमें मतलब है और ज़रूरत इस्लामाबाद में, तो तुम हम उधर कर रहे हैं। तो इस तरह मेरी वो हुई। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जस्टिस रमदे का क्या किरदार था बाद में मुझे, हाँ जी, बाद में मुझे पता चला खलील रमदे साहब कि मोहतरम खलील रमदे साहब ने कहीं इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनसे मशवरा किया कि एलिवेशन जजेस के हवाले से, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। उन्होंने कहा जी कि इनू ले लो है। तो वजह क्या बताई, क्यों ले लो? हाँ वो मैं आपको बताता। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुझे खुद बताया कि मैंने उन्हें कहा कि नहीं नहीं वो तो बड़ा वो है, वो किधर एक्सेप्ट करेगा, उसकी इतनी अच्छी वकालत है, और दूसरा वो थोड़ा एग्रेसिव है उसका। तो रमदे साहब ने उनको कहा, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब शेवर दा माल बहुत पर रही भर्ती कर लेता है, तुसी एक देसी पट्ठा ले लो, कल काम आएगा, कोई वक्त आएगा तो यही खलोएगा। तो इस तरह वो, हालांकि बज़ाहिर मेरे और रमदे साहब के वो काफ़ी कोर्ट में तलखी भी होती रही, लेकिन ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मेरी एब्सेंस में और उन्होंने आज तक इस बात को माना नहीं कि हाँ मैंने कहा था। मैंने उनसे 2-3 दफ़ा पूछा भी कि जी आपने कहा था, कहा मैं तेरी कर सकता सिफारिश, ये मर्जी सा मजाक पे मोहब्बत में, लेकिन ये मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब ने बात बताई थी। अच्छा, वो तो एलिवेशन तो आपकी होगी, और फिर आपकी रुखसती की वजह बने जनरल वो पिंडी बार का खिताब। इस तरह से कभी अच्छा चलें, मेरा ख्याल उस पर कभी तफसीली बात करेंगे, अभी छोड़ जाते हैं उनको। आपके ख़िलाफ़ कौन कौन से रेफरेंसेस बने, क्यों बने, एक नहीं 2 रेफरेंस बने और 4 रेफरेंस बने, मतलब मेरा ख्याल आप यू आर द ओनली पर्सन के जिसके खिलाफ 4 रेफरेंस बने हो। अच्छा, उसमें जो है वो बहरहाल वो उन चारों की फिर अलग से कभी तफसील सुनेंगे। लेकिन आज आपने जो है एक दरख्वास्त दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अपने मुकदमे की तो नहीं की कि भाई 13 जून लास्ट ये मेरा मुकदमा जो है वो कि भाई ये समरी ट्रायल से कैसे जज को निकाल दिया जाता है, वो तो आपने नहीं सुना। तो अब 13 जून को एक मुकदमा फिक्स है अरशद शरीफ के मर्डर का सो मोटो, उसमें आप उनकी वालदा के वकील हैं। तो आपने एक दरख्वास्त आज दाखिल की है कि कुछ लोगों से तफ्तीश की जाए, कौन कौन वो लोग हैं और ये दरख्वास्त इस मसले पर क्यों? देखें, आप तो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे कि आप ना करें ऐसी कोई सुपरवाइजरी। देखिए सब, एक तो पहली बात ये है कि मैं तो जो है ना इस मुकदमे में बहुत लेट, और वो भी मैंने वॉलंटियर किया था जब मुझे ये पता चला कि कोई भी वकील जो है वो नहीं करने के लिए केस तैयार, या कुछ लोगों ने कमिटमेंट करके वो अपने कमिटमेंट से पूछे थे। तो हमारे एक वो अच्छे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब ने एक ट्वीट किया, वहाँ से वो मैंने पढ़ा। खैर वो राब्ता उनकी फैमिली से हुआ, तो उनकी वालदा ने और बाकी जो उनके फैमिली के एहलिया हैं, बच्चे हैं, वो सब ने बड़ा उस पर किया अप्रिशिएट। पहली पेशी पे जब मैं पेश हुआ तो मेरे ख़्याल में ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट इस केस में जो काम कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के मुतरादिफ है, जो कानून में जिसकी इजाज़त नहीं है, ममानियत है। और दूसरा ये था कि मैं ये समझ रहा था कि या कानूनन इश्क ममनू है। हाँ, दूसरा मैं ये समझ रहा था कि ये फर्दर इसमें कॉम्प्लिकेशंस ही पैदा होती जाएंगी, और मैंने वो रिक्वेस्ट की, ज़बानी रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कोर्ट ने कहा नहीं जी हम सुपरवाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। बात कम हो गई।
अब फिर लास्ट जो डेट ऑफ हियरिंग थी उस पर फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी जी कि हमें जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और प्लस जो JIT की रिपोर्ट्स हैं उनके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वो वाली जो मर्डर के फौरी बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई और एक टीम कीनिया गई थी जी, वो किसी तरीके से लीक हो गई और जो शायद मीडिया पर भी शेयर हो गई और उसकी वजह से फिर गालबन उसी की वजह से फिर वो एक्सेस नहीं दी जा रही थी। मैंने यहाँ तक भी कहा कि जी कि मुझे आप सिर्फ इंस्पेक्शन करने दें, पेरूज करने दें विद ए परमिशन टू टेक नोट्स बिफोर रजिस्ट्रार। वो खैर उस पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी हम इस पर नहीं कर सकते। खैर उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मैंने 5 अफराद का उनकी वालदा की मशावरत से नाम दिए हैं। इसमें कौन है ये 5? इसमें एक तो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। फैसल वाडा साहब हैं, एक्स फेडरल मिनिस्टर। मुराद सईद साहब हैं, एक्स फेडरल मिनिस्टर। ये हैं अपना सलमान इकबाल साहब ARY के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं उसके ARY के, और साथ इमरान रियाज साहब जो व्लॉगर हैं उनका मैंने नाम। ठीक क्योंकि ये सारे लोग, इमरान रियाज तो आजकल मिसिंग हैं। अब वो खैर ये तो अब मुझे उनके मिसिंग होने का मुझे तो नहीं अंदाज़ा, लेकिन चूँकि ये सारे लोग ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि जी कि हमें पता है अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया, किन हालात में कत्ल हुआ, कौन उनके कत्ल में मुलव्वस है। तो चूँकि मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड पर ही है, तो मेरी राय में पहले पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का तयन होना, इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है कि वो कौन से हालात थे जिसने अरशद शरीफ मरहूम को यहाँ से जाने पर मजबूर किया, फिर किन्होंने फैसिलिटेट किया, पेशावर में किन्होंने फैसिलिटेट किया, फिर दुबई में किन्होंने फैसिलिटेट किया, अकामोडेट किया, सारी चीज़ें ये यहाँ पाकिस्तान से जाना चाहिए बजाय इसके कि कीनिया से हम वो उसको शुरू करें। क्योंकि कीनिया में जो कुछ हुआ वो अब एक एडमिटेड फैक्ट है, उसमें फ़र्दर ज़ाहिर है कोई उस ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम मज़ीद प्रोब इन कर सकें। तो वो मेरी एक राय है विच कैन बी राउंड कि वो एक अब फर्दर कीनिया में भाग दौड़ करना एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। तो वो फिर हमने आज दरख्वास्त दी है जी, और उसमें कोर्ट से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम है इसको डायरेक्शन दी जाए कि इन अफराद को इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करके इनको एग्जामिन किया जाए कि इनके पास वो कौन सी एविडेंस है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो कौन सा क्लू है जिसकी बुनियाद पर ये बड़े विद ऑल द सर्टेनिटी ये क्लेम करते हैं कि हमें पता है कि कौन से लोग। और इमरान खान साहब तो शायद ऑन रिकॉर्ड हैं कि मैंने उसको कहा कि मुल्क से चले जाओ, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। फैसल वाडा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुराद सईद साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो तो अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन। जब आपको पता है कि ये यहाँ से हो सकता है JIT भी बनी हुई है, तो वो कौन सा अमर माने था कि आपने JIT में दरख्वास्त देने के बजाय अदालत में दे दी? आप ये JIT को वैसे भी तो दरख्वास्त दे सकते थे। देखें, अब चूंकि सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही इसको हैंडल कर रही है, तो जाहिर है कि अब अगर हम फ़र्ज़ करें JIT को जाके डायरेक्टली दरख्वास्त देते भी हैं तो उन्होंने हमें यही कहना था जी कि आप कोर्ट में जाएं। तो अब एक मामला ख़ुद कोर्ट ने एक ज़िम्मेदारी ली हुई है, और जब फिलखसूस वो ये कहते हैं कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो फैसिलिटेट उन्होंने हमें भी तो करना है ना कि हमारा जो चीज़ है इस केस में। हाँ जी, मुद्दे ही हैं आप। जी, तो ज़ाहिर है मैं जो अरशद शरीफ साहब की वालदा की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो उनसे ज़्यादा तो कोई दुखी नहीं हो सकता ना, उनसे ज़्यादा तो किसी को कंसर्न नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत से लोगों के देखें, बाकी बहुत से लोगों के इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का मॉनेटरी इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, सारी बात है। लेकिन माँ का सवाए इसके कि उसके बेटे के जो कातिल हैं वो आइडेंटिफाई हों और कैफरे किरदार तक पहुँचें, और कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कोई फेवरेबल मिल जाएगा
किस बुनियाद पे? अगर वो अदालत कह भी देती है, ये नहीं भी करती, और अगर अदालत कहती है कि आप उधर जाएं, तो दोनों सूरतों में JIT के पास तो जाना पड़ेगा। ठीक है, वो अगर देखें, मैंने एप्लीकेशन वर्बल रिक्वेस्ट इसी वजह से नहीं की, एप्लीकेशन इन राइटिंग दी है कि उस पर फिर कोर्ट को जो भी है कि ऑर्डर पास करना पड़ेगा। जब वो ऑर्डर पास कर देंगे कि हमें फ़र्ज़ कर किया, ये कहते हैं कि जी आप JIT के पास जाएं और JIT के किस मेंबर के पास जाएं, तो फिर हम वो ऑर्डर लेके उधर चले जाएंगे। नहीं, वैसे भी मतलब एक इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो है वो, उसका इस तरह से बेईमाना मर्डर हुआ है, और फिर इमरान खान साहब जो हैं जब वो बाहर थे तो ऑन रिकॉर्ड हैं कि मैंने इसको ये कहा था, और अगर उनके इल्म में कोई इससे मुतल्लिक कोई नॉलेज है, में उनकी बात है, तो उनको तो वैसे ही बीइंग ये इन्वेस्टिगेशन टीम, देखिए इन्वेस्टिगेशन टीम की ये ड्यूटी थी इटसेल्फ। देखें काम क्या है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, करना क्या होता है कि आपने एविडेंस कलेक्ट करना, बिल्कुल, और जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है उसको रिकॉर्ड के ऊपर लेके आना है। अब एक बंदा मतलब लाउडली कह रहा है, ओपनली कह रहा है, पब्लिकली कह रहा है कि मुझे पता है क्या हुआ है, तो इस वजह से कि अगर वो कोई बड़ी शख्सियत है तो आप उससे मतलब उसके बतौर विटनेस भी उससे नहीं पूछेंगे कि जी हाँ ये हमें हमारे साथ शेयर तो करें ना, कि आपको कैसे पता चला, किसने आपको बताया। हो सकता है वहाँ से कोई लीड मिले, वहाँ से कोई लीड मिले, क्लू मिल जाए कोई इस तरीके से। तो ये मैंने ये बड़ा ज़रूरी समझा कि ये इस मामले को थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। ये बजाय इसके जितना ये बंद होता जाएगा उतना हम क्लूलेस रहेंगे। ये ज़रा ओपन होगा, कोई डिफरेंट एंगल से जो है एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आएगी, तो फिर हो सकता है इंशाल्लाह हमें एक सही हम उस रास्ते पे इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला तो सही। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, सही साहब। ये वादा रहा आपके साथ, आपके जो है वो रेफरेंसेस की कहानी में दिलचस्प कहानी, हमें तो बहुत सारे वैसे भी हक़ाइक़ का पता है, तो आपकी ज़ुबानी सुनने का वो बहुत मज़ा आएगा जी इंशाल्लाह। और फिर जनरल फैज़ वाला इशू कहानी तो वो पता है ना, 2 साल की मेहनत ज़ाया। जी 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 बिल्कुल। मेरे पास क्यूम सिद्दीकी साहब बताने को ना बहुत कुछ है, बस अभी ना बताएं, हम आपसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह इसको शेयर करेंगे आप। इंशाल्लाह। तो जनाब ये हमने कहा कि एक छोटी बड़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं कि अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, वो इस दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला करता है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए।